जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। आज एक महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे, सरदार उधम सिंह। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे एक महान क्रांतिकारी के बारे में, सरदार उधम सिंह के बारे में। बहुत कम लोग ही नाम सुने होंगे, क्योंकि क्रांतिकारी का नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं, बहुत कम ही फेमस है। क्योंकि फेमस होने के लिए क्रांतिकारी नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए युद्ध करते थे। ये किसी फेम को पाने के लिए युद्ध नहीं करते थे, यानी कि अंग्रेज के इसके खिलाफ लड़ते नहीं थे। इसे सिर्फ भारत माता को आज़ाद करना था। आज बात करेंगे सरदार उधम सिंह के बारे में। ठीक है, सरदार उधम सिंह का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। ठीक है, सरदार उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1899 में। किसी एग्ज़ाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हर भारतीयों को इसके बारे में जानना जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि अपने जान का बलिदान दे दिए थे भारत माँ को आज़ाद कराने में। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे बेरोजगार हो, जानना बहुत ज़रूरी है ऐसे सब शूरवीरों के बारे में। सरदार उधम सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को। ठीक है, ये पंजाब प्रांत, उस समय प्रांत था, पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। जिला का नाम था संगरूर और गांव का नाम था सुनाम। ठीक है, गांव का नाम क्या था? सुनाम। उसके पिताजी थे तेहाल सिंह। ठीक है, रेलवे में वो जिस समय इसके पिताजी जॉब कर रहे थे, उस समय रेलवे में सिग्नल नहीं हुआ करते थे, लाल हरा ग्रीन। तो एक आदमी आते, जैसे मान लिया जाए ये रेल है, यहाँ आगे जब बढ़ना है तो यहाँ से एक आदमी आते थे, ये झंडा, इसके द्वारा झंडा दिखाया जाता था। ठीक है, लाल या हरा, तब ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ती थी। तो यही गेट कीपर के रूप में काम करते थे तेहाल सिंह, यानी कि सरदार उधम सिंह के पिताजी। सरदार उधम सिंह बचपन से नाम नहीं था, बचपन का नाम अगर देखा जाए, बचपन का नाम शेर सिंह था, शेर सिंह। ठीक है, आगे देखेंगे कि शेर सिंह से उधम सिंह नाम कैसे पड़ा। माता का नाम नारायण कौर। इनकी माता ज़्यादा दिन तक रुके नहीं, और जैसे जन्म हुआ 1899 में, और इसकी माता की मृत्यु 1901 में हो गया था। 1901 में माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, बस इसके पिताजी वहाँ ऐसे अमृतसर ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, यानी अमृतसर आ गए। लेकिन अमृतसर में भी ये ज़्यादा दूर रुके नहीं, ये भी 1907 में डेथ हो गई किसी कारणवश। ठीक है, माता 1901 में, पिताजी 1907 में डेथ हो गए। अब तो बड़े भाई मुक्ता सिंह और उधम सिंह, या शेर सिंह बोल सकते हैं, मुक्ता सिंह बड़े भाई, और छोटा भाई शेर सिंह। अब क्या हो गया? अनाथ हो गया, ना तो माता रहे ना तो पिता रहे। ठीक है, दोनों भाई अनाथ हो गए। तो पंजाब में ही अमृतसर में एक अनाथालय था, जिसका नाम था सेंट्रल खालसा। सेंट्रल खालसा। वहीं दोनों भाई वहीं अनाथालय में रहने लगे। ठीक है, उस समय का अनाथालय बहुत ही अच्छे थे, यानी कि संस्कार, शिक्षा सब दिया जाता था वहाँ पे। ठीक है, यहीं पे दोनों भाई का नाम बदला गया। ठीक है, ये जो था ये सिख धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, किस धर्म से था? सिख धर्म से संबंधित था ये सेंटर, यानी कि अनाथालय। तो दोनों भाई का नाम बदल दिया गया। मुक्ता सिंह का नाम रखा गया साधु सिंह, और शेर सिंह का नाम रखा गया उधम सिंह।
ऊधम सिंह। यहीं से शेर सिंह ऊधम सिंह बना जब ये अनाथालय में रहते थे तब। यहीं पे इसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अनाथालय से ही 10th क्लास तक पढ़ाई किया। 10th क्लास तक पढ़ाई किया। 10th पास ये किए 1918-19 के सेशन में 10th क्लास पास किए। अब यहीं पे उसके बड़े भाई का डेथ हो जाता है। मुक्ता सिंह या साधु सिंह का डेथ हो जाता है 1918 में। ठीक है, 1918 में साधु सिंह या मुक्ता सिंह का डेथ हो चुका है। अब ये 10th पास कर चुका है। अब अनाथालय से आज्ञा देके बाहर जाओ, कमाओ खाओ, अपना जीवन गुजारा बसरा करो। सब दिन तो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो यहाँ से निकलते हैं और बगल में ही अमृतसर रहते हैं। वहीं पे ये कुछ दिन दुकान चलाते हैं। ठीक, इसी बीच एक घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसी में थोड़ा सा जाएंगे, जलियांवाला हत्याकांड में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो थोड़ा सा इसका पहले का विवरण देखेंगे कि हुआ क्यों था। ठीक है, 13 अप्रैल से पहले, ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को, उसी साल में ये दिन था रामनवमी का। ठीक है, ये दिन था रामनवमी का। 13 अप्रैल का तो वैसाखी का पूर्णिमा था, मेला भी लगता था, लेकिन उससे पहले 9 अप्रैल को रामनवमी पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर अमृतसर की बात करें, अमृतसर की बात करें तो उस समय 1919 के समय में यहाँ तीनों धर्म के लोग रहते थे। हिंदू प्लस मुस्लिम, प्लस सिख। ठीक है, सिख, तीनों धर्म के लोग रहा करते थे अमृतसर में। ये बात है 1919 की। तीनों में जो है ना यूनिटी था, बहुत मजबूत यूनिटी था, जो अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता था। तो 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन ही यानी कि राम भगवान का जुलूस निकाला जाता था, यानी कि रैली निकाला जाता था। ठीक है, तो उसी में 2 आदमी थे। एक थे सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन। इसका नाम क्या था? सैफुद्दीन। इसका नाम सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन किचलू। ये थे हिंदू, ये थे मुस्लिम। ठीक है, 2 अलग अलग धर्म थे, लेकिन दोनों ही रथ में बैठे हुए थे और नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो ये बात जो है एक उसी समय के थे हंसराज। हंसराज अंग्रेज का चमचा था, जिसको हंसराज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि दी थी। और ये हंसराज जो थे अंग्रेज़ों का चमचा था, यानी कि जो भी बात होता बता दिया जाता था। तो हंसराज ने देखा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एकता चल रहा था, क्योंकि सैफुद्दीन तो किचलू तो ये मुस्लिम थे, सत्यपाल हिंदू, रामनवमी में ये भी लगा रहे हैं जय श्री राम का नारा।
तो हंसराज देखे और अंग्रेज के पास गए कि ऐसे ऐसे बात है, हिंदू मुस्लिम की एकता का धागा और सुई का काम कर रहा है। तो उस समय के जो वहाँ के कमिश्नर थे अंग्रेज के पंजाब के, उन्होंने बोला कि इसको ऐसा पिहोएंगे कि मोती धागा चुनते चुनते इसका युगों लग जाएगा। बात सही है, अभी भी भारत में हिंदू मुस्लिम आए दिलों में होते रहता है। तो अंग्रेज उस समय ही बोल के गए थे और इस सही में इस तरह तोड़ा गया कि अभी तक हिंदू मुस्लिम का एकता भंग ही है। तो इसी समय जो है हंसराज के कहने पर इन दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, सत्यपाल सफेदीन किचलू को, ठीक। और उस समय ही एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट। इसी के तहत इन दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट क्या था कि कोई ना वकील ना वलील कुछ ना बताएंगे, अगर शक हुआ तो आपको उठा के तब तक पीटा जाएगा जब तक आप कुछ बोल नहीं देते हैं, और किसी को कोई खबर भी नहीं रहेगा कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ठीक। तो ये डेट हुआ कब, जब ये दोनों को, तो 9 अप्रैल को हुआ था, लेकिन ये दोनों को गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल को। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और 10 अप्रैल को यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा कुछ जो है संगठन बना के अंग्रेज सरकार का विरोध किया जा रहा था। तो अंग्रेज सरकार द्वारा भी फायरिंग किया गया, कुछ क्रांतिकारी भी मारे गए, लेकिन क्रांतिकारी भी चुप नहीं रहने वाले थे और इन्होंने भी कार्रवाई किया, जिसके कारण 10 अंग्रेज सिपाही मारे गए, ठीक है, 10 अंग्रेज सिपाही मारे गए। और उसी दिन लगा दिया गया था आर्मी एक्ट रूल। आर्मी जैसे ही 10 सिपाही को मारा गया, पूरे पंजाब में लगा दिया आर्मी रूल, यानी कि सेना का रूल रेगुलेशन। और सब आदमी को पता भी नहीं था, क्योंकि उस समय फेसबुक व्हाट्सएप ऐसा था नहीं कि तुरंत खबर फैल जाएगा। अब 10 अप्रैल को कांड हुआ और 13 अप्रैल को मेला लगने वाला था, ठीक है। मेला हर साल लगता है, उस समय साधन का जो मूल यानी था वो मेला ही था, क्योंकि उस समय कॉमेडी सोमेडी ये सब नहीं था, सिर्फ मेला ही था और आदमी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे मेला में, बहुत भयंकर मेला हुआ करते थे। तो वही मेला इसी के 10 अप्रैल को आर्मी रूल लगाया गया और 13 अप्रैल को मेला लगा। जहाँ मेला लगा हुआ था वहीं पे एक बाग है, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। दोपहर जैसे आदमी मेला आए, थक उक गए थे, आराम कर रहे होंगे मेला पे, ठीक है, बाग पे आके, ये बाग है मान लीजिए, यहाँ पे पेड़ उड़ था, आदमी आके बैठे के आराम उराम कर रहे थे। इसी बीच कुछ नेता लोग आते हैं और ये दोनों को जो गिरफ्तार किए गए इसके बारे में जनता को जागरूक करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ऐसे ऐसे बात है। 2 नेताओं को पकड़ लिया है अंग्रेज ने। यहाँ पे हंसराज जो है वो भी आते हैं और पहला भाषण इन्हीं के द्वारा दिया जाता है और ये भाषण देकर निकल जाते हैं अंग्रेज के पास, ठीक है, अंग्रेज के बताने की वहीं फलना में सब जनता जो है एक हो रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं स्टेज है और यहाँ पे आदमी लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और जब जलियांवाला बाग जाइएगा तो बहुत छोटा सा एक गेट है, बहुत सकड़ा, लगभग 3 फीट चौड़ा होगा, वो गेट है। अब ये तो भाषण दे के निकल गए हंसराज, चले गए अंग्रेज के पास, कैसे ऐसे बात है, वहाँ पे आदमी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे आदमी इकट्ठा हो रहा है। तो उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर थे।
ठीक है। और उसी समय एक आदमी जो आए थे, ठीक है, माइकल ओ डायर, वहाँ के एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो सोचे ऐसा को रोकना है क्योंकि ये खतरनाक हो जाएगा। आर्मी रूल भी लगा चुका था, फिर भी मेला लग रहा है, तो इसी ने एक आदमी को चुना था जिसका नाम था रेजिडेंट ओ डायर, आर डायर, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। ये जो है ऑर्डर देने वाले थे और ये गोली चलाने वाले थे, ठीक है। ये यहाँ पे फौज भर दिए, ये गेट से यहाँ पे फौज खड़ा कर दिए, ठीक है, फौज खड़ा कर दिए। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, जलियांवाला बाग को। थोड़ा समझने में ठीक रहेगा। यहाँ पे बनाया गया था स्टेज, यहाँ पे जनता लोग बैठे हुए थे, ठीक है, भरा हुआ था, हजारों की संख्या में जनता था, क्रांतिकारी भी थे इसके बीच। यहीं पे बहुत छोटा सा गेट है, जब जलियांवाला बाग आप जाओगे देखोगे बहुत छोटा सा गेट है। और आर डायर जो है, यहीं पे फौज को भर दिया जाता है, इस तरह खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, चारों ओर फौज से भर दिया जाता है। और चारों ओर दीवार है, ऊंचा लगभग 10 फीट ऊंचा दीवार है चारों ओर से, तीनों ओर से। और एक छोटा सा गेट है, ये गेट है। और यहाँ से पुलिस घुसा के ना कुछ, ना वारंट, ना टारंट, कुछ ना अनाउंसमेंट, ना कुछ, और सीधे गोली चलाने के ऑर्डर दे दिया गया। और गोली चलते रहा, तब तक गोली चलते रहा जब तक कि इन लोग के पास जितना भी गोली लाया था सब खत्म ना हो जाए। आदमी लोग भागे तो भागे कहाँ, दीवार में भागे थे, दीवार में फायरिंग करवा रहा है। यहीं पे एक कुआं है, बहुत सारा आदमी इसी कुआं पे कूद कूद के अपना जान दे दिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों से मरना नहीं चाहते थे वो लोग। ये हजारों लोग इस कुएं में कूद कूद के जान दे दिए थे। और जो दीवार फांग रहे थे, दीवार में गोली चलवा रहे थे। आज भी आप जाइएगा अमृतसर तो वहाँ के दीवारों में गोली का निशान आज भी बरकरार है। तो इतने कायरतापूर्व जो काम किए थे वो अंग्रेज़ों द्वारा किए गए थे। आर डायर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वहाँ के जो जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल, वो थे माइकल ओ डायर, ठीक है। तो आदमी यहाँ पे कंफ्यूज कर लेता है, दोनों का नाम डायर ही है, लेकिन आर डायर है, ये ओ डायर, आर रेजिडेंट डायर, ठीक है। और आपको पता है कि ऊधम सिंह जो थे वो अनाथालय से यानी कि बड़े हुए थे, तो उसी के बगल में अनाथालय उस समय था कि सिख धर्म से था, तो कहीं भी खाना पीना या फिर पानी तानी पिलाना, ऐसा सभा में पानी तानी पिलाने का काम उसी के द्वारा किया जाता था, सेंट्रल खालसा के द्वारा। तो वहीं से ऊधम सिंह आए थे, ये जो भीड़ थे इन्हें पानी पिलाने के लिए, और तब तक में गोलीबारी होता है। ऊधम सिंह भी घायल होते हैं इसी दरमियानी की लड़ाई में, लेकिन वे बच जाते हैं। और बच जाते हैं तो उसी दिन लगभग ये शाम का टाइम था, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। अमृतसर में हुआ था घटना, यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके कारण कि यहाँ से जिसके भी परिवार के सदस्य मरे हुए थे कोई ले जा नहीं सकता था, कोई आना जाना कोई भी किसी को ले जाएगा नहीं। जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ आदमी तो मर ही चुके थे, लेकिन कुछ जो घायल थे उसे सही समय पे इलाज ना मिलने के कारण वो भी दम तोड़ दिया। हजारों की संख्या पे आदमी यहाँ पे मरे थे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ऑर्डर दिए और गोली चलाने का काम था आर डायर को। गोली चलाए, हजारों आदमी का खून खराबा हुआ और खून से सारा लथपथ हो गया। यहीं पे ऊधम सिंह उस समय पानी पिला रहे थे मेला में जो आदमी आए हुए थे। तो ये देख के हैरान हो गया क्या हो रहा है, और कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई किसी को ले जाएगा ना। सवेरे देखा तो पूरा लाश से गिरे हुए थे। ये काम जो किया हुआ था
ये हंसराज बोहरा के द्वारा दिया गया था जानकारी कि इसके द्वारा यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब ये हुआ तो फिर ये यहाँ से निकले और ये अपने आप को यानी कि जो इसका मिशन था उससे भटक चुका था। अब लगता था क्यों ऐसा, क्यों कि हजारों भारतीय, क्या गुनाह था कि अंग्रेज़ों ने उसे खून की नदियाँ बहा दी, क्या कारण हो सकता है। तब से इसने सोचा कि नहीं, अंग्रेज़ों को भारत से भगाना ही होगा। फिर ये जाके 1924 में सरदार उधम सिंह गदर पार्टी का सदस्य बन जाता है, गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? सोहन सिंह भागवा और लाला हरदयाल के दोनों ने मिलकर 1913 में अमेरिका के फ्रांसिस्को में उसकी स्थापना की थी। पूरे भारत में तो चल ही रहा था, विदेशों में भी गदर पार्टी का कोहराम मचा हुआ था। तो इन्होंने 1924 में जाके मिला कि गदर पार्टी से मिला, लेकिन 1924 में मिला तो बोला कि ठीक है, आपका काम जो है भारत में भी रहेगा, लेकिन आप भेज दिया इसको अमेरिका। ठीक है, यूएसए जाता है, यूएसए। ठीक है, यूएसए चला जाता है गदर पार्टी को मदद करने के लिए ही। ठीक है, कि कुछ आदमी की ज़रूरत वहाँ भी। यूएसए जाता है, लगभग वहाँ यूएसए में 3 साल रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक कंपनी है जो गाड़ी बनाता है, फोर्ड कंपनी में एज ए इंजीनियर के रूप में काम भी किए, जीवन यापन करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। फोर्ड जो कंपनी है वहाँ पे काम किए। ठीक है, कुछ दिन वहाँ से पैसा जमा किए और पैसा जमा करके वहाँ से हथियार लेके आए भारत 1927 में। लगभग 3 साल रहे, 1927 में वापस इंडिया आ गए। ठीक है, इंडिया जो आए तो ये हथियार लाए हुए थे, बंदूक, गोली अपने साथ। उस समय की बात है, किस तरह लाए होंगे अपने जान में खेल कर उधम सिंह। वहाँ से भारत आया था कि अंग्रेज़ को भगाने के लिए तो हथियार चाहिए, ऐसे तो लड़ नहीं सकते हैं, और वो लाते हैं वहाँ से ढोके। ठीक है, और 1927 में जब वो भारत आते हैं, वो जाते हैं जेल सिंह से मिलने, जो कि एक क्रांतिकारी थे। जेल सिंह से मिलने तो पता चलता है कि जेल सिंह का मृत्यु हो चुका था। तो यहीं पे वो मिलते हैं 1927 में ही सरदार भगत सिंह से। ठीक है, भगत सिंह से पहली बार मिलते हैं उधम सिंह 1927 में। भगत सिंह तो उधम सिंह से बहुत छोटे थे, क्योंकि इसका जन्म कब हुआ था? 1899 में। और भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में। तो 7-8 साल का छोटे थे, लेकिन नाम सुने थे भगत सिंह का, क्योंकि भगत सिंह भी HRA से संबंधित थे। ठीक है, उसी का संबंध थे। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। तो बोला हाँ मैं भगत हूँ, तो बोला हाँ नाम सुने हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों में यहाँ पे बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है दोनों का, भगत सिंह और सरदार उधम सिंह का। और 1927 में ही अंग्रेज़ को जब पता चलता है कि गोली बंदूक लाया गया है, और 1927 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है आर्म एक्ट के तहत। आर्म एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्म एक्ट होता है क्या है? बिना लाइसेंस का आप अगर गोली बंदूक रखे रहे हैं तो अंग्रेज आपको गिरफ्तार कर लेगा। और गिरफ्तार किया और 5 साल की सज़ा सुनाया गया सरदार उधम सिंह को, और उससे मियांवाली जेल भेज दिया गया। मियांवाली जेल में भेज दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पे है? अभी वर्तमान में लाहौर, उस समय का पंजाब में। मियांवाली जेल में भेज दिया गया 5 साल के सजा के लिए। 1927 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब बात आता है कि इसी बीच भगत सिंह भी गिरफ्तार होता है।
भगत सिंह को भी जेल होता है क्योंकि 1928 में वो बम फेंके थे, तो भगत सिंह को भी उसी जेल में भेजा जाता है, मियाँवाली जेल में। लेकिन जेल में ही गए तो जेल में गए तो उसी समय जो है ना, जब जेल गए थे तो जिस समय इसका कुछ समय बीते ही थे जेल में कि जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम का बर्थडे आता है क्योंकि 1911 में वो भारत आए थे, ठीक है, जो दिल्ली को अलग करके गए थे, तो उसका बर्थडे आता है। और जेल में नियम बनाता है कि एक झंडा, अंग्रेज झंडा रहता है, और सब जितने भी जेल में थे क्रांतिकारी सबको बोलते हैं इसे सलाम करना है। लेकिन मान लेते हैं ये जेल है, यहाँ पे इसका झंडा है, यहाँ पे उसका आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे भारतीय कैदी है, ठीक, बोलते हैं इसको सैल्यूट करने के लिए झंडा को। लेकिन अगले रो में जो आदमी थे क्रांतिकारी वो सैल्यूट करने से मना कर देते हैं, तो अंग्रेज उसे सजा देने के लिए, मारने पीटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक भारतीय पुलिसकर्मी ही जो रहते हैं, जो भारतीयों के हित चाहते हैं, सोचते हैं मारेंगे तो अंग्रेज पूरा मारते थे, तो मार से बचाने के लिए अंग्रेज़ों से कहा गया कि इन लोग का भूख यानी कि खाना बंद कर दिया जाए, अपने ठिकानों में आ जाएगा। तो बोला हाँ ठीक है, इन लोग का खाना बंद कर दिया गया। वहीं पे उधम सिंह उसी जेल में थे, और उस दिन उसके थाली में एक्स्ट्रा रोटी दिया गया कि ये लोग का खाना बंद है तो ये रोटी तो बर्बाद हो जाएगा, कोई तो खाए। तो सरदार उधम सिंह ने पूछा कि एक्स्ट्रा रोटी क्यों, कुछ जॉर्ज पंचम का क्या ब्याह शादी हो गया फिर से? तो बोला नहीं, कुछ क्रांतिकारी को खाना नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसके खाना जो है आप लोग को दिया गया। इसको आ गया गुस्सा, क्यों? तो ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने भी खाना उठा के फेंक दिया और इन्होंने भी हड़ताल कर दिया, और जितने भी जेल में थे जो खाना नहीं खाए थे सबको मना भी कर दिया, पूरा जेल हड़ताल में बैठ गया था। जब अंग्रेज को पता चला कि किसने करवाया है, तो वहाँ भी एक भारतीय अंग्रेज का चमचा था, उसने बता दिया, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह को बहुत टॉर्चर किया गया खाना खिलाने के लिए, लेकिन सरदार भगत सिंह यानी सरदार उधम सिंह टूटे नहीं। 3 दिन गुजर गया, कुछ नहीं खाए थे सरदार उधम सिंह। तो पता चला कि उसी जेल में भगत सिंह का भी अब रहने का व्यवस्था होगा। जेलर का हालत ख़राब की, एक तो उधम सिंह है, एक भगत सिंह आ रहे हैं, हालत ख़राब था। जब कोई भगत सिंह आ ही रहे थे जेल में कि एक जेलर यानी कि कैदी ही भगत सिंह का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते सरदार उधम सिंह 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं हैं, एकदम कमज़ोर हो चुके हैं। तो भगत सिंह बोलते हैं वो शेर है, सोया हुआ है, उठेगा, ज़रूर उठेगा, ठीक है। तो ऐसे विचारधारा थे। और उधम सिंह भी 42 दिन तक जेल में भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, ठीक है। 42 दिन के बाद भूख हड़ताल तोड़े गए थे। इसी बीच भगत सिंह का फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 को, जो सुनकर उधम सिंह को बहुत बुरा लगता है, ठीक है, रोते पीते भी हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसी साल अक्टूबर 1931 में सरदार उधम सिंह का रिहाई हो जाता है। 5 साल का सज़ा था, लेकिन पहले छोड़ दिया जाता है। अब सरदार उधम सिंह के पास कुछ बचा ही नहीं, माँ बाप पहले ख़त्म, दोस्त थे जो वो भी ख़त्म, अब करे तो करे क्या, ठीक है। तो 31 से लेकर लगभग 33 तक ये अमृतसर में दुकान खोले, वहीं पे ये आम जीवन जीने लगे। तो फिर उसे याद आया कि नहीं, ये आम जीवन, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, ठीक है। जब 24 में वो यानी कि जुटे हुए थे गदर पार्टी से, तो गदर पार्टी वाले को बता दिया गया था कि ये हंसराज वही है जो अंग्रेज़ों को जाके बोला था कि वो जो कांड हुआ था तो इसी का हाथ है। तो जो गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे वो हंसराज के घर चले गए थे और तोड़ फोड़, आग लगाना स्टार्ट कर दिए थे। और सरदार उधम सिंह हंसराज के घर से निकाल के उसको लेके भागा था, और लेके भागा कहाँ? जलियांवाला बाग में। वहीं लाके पूछा, रात का समय था, पूछा ये जगह याद आया? तो बोलता है हाँ, ये तो जलियांवाला बाग है। तो बोला आप ही के कारण हुआ था? तो हाँ,
उसने अपने पगड़ी निकाल के उधम सिंह के चरणों में रख दिया, बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इज्जत आपके चरणों में है। तो सरदार उधम सिंह ने बोले, आपने भारत माता का इज्जत नहीं रखा तो आपका इज्जत क्यों रखे? पगड़ी जो निकाला था तो पगड़ी तो पूरा कपड़ा सा जैसा होता था, वही कपड़ा लपेट के भर पेट डंगाया उसको, माथा से खून तो निकाल दिया गया था और लास्ट में वो जो कुआं था उसी कुएं में उसको फेंक दिया हंसराज वोहरा को। ठीक है, तो 31 अक्टूबर ये अमृतसर में दुकान आम जिंदगी गुजारे। फिर यहाँ से ये आए जम्मू कश्मीर आए। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से जर्मनी होते हुए लंदन चले गए। ठीक है, लंदन चले गए क्योंकि उस समय वो डायर जो थे, वो डायर लगभग बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, वो डायर क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। वो डायर बूढ़े हो चुके थे जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन जो गोली चलवाया था आर डायर, ठीक है, आर डायर में जांच बैठा, उसे एक पोस्ट डिमोशन किया गया। जो पोस्ट में थे वो, उसको एक पोस्ट डिमोशन किया गया और इसे लंदन भेज दिया वापस। कहाँ भेज दिया? लंदन भेज दिया। एक पोस्ट जो डिमोशन किया ना, तो ये इस्तीफा देके लंदन चले गए। वहीं पे 1927 में इसको डेथ हो गया। इससे कहते हैं अब ये हो गया था पैरालिसिस, बोल उल नहीं पाते थे। 1927 में इसका डेथ हो गया। तब वो तब क्या कहते हैं, सरदार उधम सिंह को पता चला वो डायर तो अभी जिंदा है ना, क्योंकि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यही थे पंजाब के। तो पता चला ये लंदन चले गए हैं। तो 1934 में वो जम्मू कश्मीर होते हुए, जर्मनी होते हुए लंदन चले जाते हैं। ठीक है, लंदन चले जाते हैं और वो डायर के पास ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा अंग्रेज जैसा दिखते भी हैं ये सरदार उधम सिंह, दाढ़ी ताड़ी बना के, और इसी के यहाँ काम उम करने लगते हैं। बोलते हैं मुझे गोली वाली सब चलाने आता है, तो ये रख भी लिया करते हैं। और चाहते तो इसको मार सकते थे, लेकिन नहीं, मारने का मकसद था कि इसे बहुत आदमियों के बीच में मारा जाए ताकि अंग्रेज़ों को डर बना रह सके। तो ये इसी के आसपास घूमते रहता है। और एक दिन आता है, ठीक है, एक दिन आता है आपका जाके 1940 में अमेरिका यानी लंदन के एक हॉल है कैक्सटन हॉल। ठीक है, इसी में मीटिंग चल रहा होता है। इसी में क्या चल रहा था? मीटिंग चल रहा होता है। और इस मीटिंग में जनरल ओ डायर आने वाले थे और ये भाषण में कुछ बोलने वाले थे। तो सरदार उधम सिंह ने इसी सेंट्रल हॉल में पहुंचने के लिए अपना रूपरेखा तैयार किया और अब मारे तो मारे कैसे, एक पुस्तक लिया। ठीक है, बहुत मोटी पुस्तक थी। इसी में पेज को काट के बंदूक के आकार का बनाया गया। ठीक है, बंदूक के आकार को बनाया गया और इसी में बंदूक को फिट किया गया। ठीक, कि गेट में चेक भी करेगा तो पता नहीं चलेगा कि इसमें बंदूक है। ठीक, बंदूक का आकार का काटा, बहुत पुस्तक मोटा था, उसमें बीच में रख के ये सेंट्रल हॉल में घुसा। और जैसे जनरल ओ डायर भाषण देने के लिए उठे हुआ है और इन्होंने वही व्याख्या कर रहा था, देखे मैंने पंजाब में किस तरह का यानी कि जनता को संभाल दिया था, तो ये सब बात बोल रहे थे। इसी बीच उठे और धरा दिए। इसके अंदर 6 गोली था, 2 गोली मारे चेस्ट में, उसका काम वहीं तमाम हो गया। और नारा लगाने लगा कि बदला ले लिया 21 साल बाद, क्योंकि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, और कब मारा गया? 1940 में। 21 साल के बाद बदला लिया। लगभग उधम सिंह 6 साल तक इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मारे तो सबके सामने मारे, ताकि डर बना रहे कि आके इंग्लैंड में उसके घर में घुस के मारने वाला क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह है, जिसे हम लोग
आज भूल रहे हैं ऐसे क्रांतिकारी को, नाम तक नहीं पता। अभी ऐसे क्रांतिकारी के बारे में शायद बहुत कम आदमी को पता होगा, फिगर दिखाने से भी नहीं पहचानेगा कि यही सरदार उधम सिंह है। अब वहाँ पे जाके इनको मारे, 6 साल का इंतज़ार किए, डेली वाचिंग कर रहे थे, मार किसी भी समय सकते थे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे इसी दिन का कि कब जब मारे तो सबके सामने में मारे। जब गोली मार दिया गया 4 जून को इसे गिरफ्तार किया गया, 4 जून को इसका फैसला आया, 4 जून 1940 को फैसला आया कि सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा। खुश थे कि मैंने जो चाहा था कर दिया, मैंने जहाँ पे जो चाहा था, मेरे हजारों देशवासियों को मारने वालों को मैंने नींद की सुला दिया, नींद में सुला दिया। तो ये खुश थे, ऐसा नहीं था कि मुझे अब फांसी दिया जाएगा, घबराहट था, कुछ नहीं, बड़े उमंग थे। फाइनली 31 जुलाई को पेंट विले जेल में इसे फांसी दिया गया, ठीक है। लेकिन फांसी देने से पहले भारतीय नेता का बयान सुनिएगा। महात्मा गांधी जैसे गांधी द्वारा सरदार उधम सिंह को सनकी कहा गया था। सनकी मतलब पागल, कि ये काम पागल वाली हरकतें हैं, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। उससे में नेहरू थे, जिसका समाचार पत्रिका छपते थे, जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, समाचार पत्र छपते थे नेशनल हेराल्ड। उसमें उसने लिखा था एक पागलपन का काम है, ये जो काम किया है सरदार उधम सिंह, ये पागलपन की निशानी है, वो पागल हो चुका है। तो ऐसे सब बयानबाजी करते थे हमारे देश के महान नेता। लेकिन उसी समय के जो नौजवान पार्टी थे, ठीक है, HRS थे, वो सब पूरे यानी कि पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिए थे, जश्न मना रहे थे, ठीक है। तो 31 जुलाई 1940 को भगत यानी कि सरदार उधम सिंह को फांसी दिया गया, ठीक। अब अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उसके फांसी देने के बाद उसके लाश को भी भारत को नहीं सौंपा, प्लस की जलने के बाद जो होता है अवशेष जो बचता है वो भी भारत को नहीं सौंपा। तो 1974 में एक पंजाब के ही MLA थे, उन्होंने लंदन जाके बहुत रिक्वेस्ट करके उसके समाधि जो बचे हुए थे अवशेष, उसे भारत लाया। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, सुखवंत सिंह, वो सब बहुत गर्म जोशीले से जाके इसका स्वागत किया। और इसके द्वारा जो अवशेष लाए गए थे, तो पंजाब के सतलुज नदी पे आधा अवशेष को बहा दिया गया, जो था आधा को सतलुज नदी में बहा दिया गया, और आधा अवशेष को क्या कहते हैं, अमृतसर का जो वो है जलियांवाला बाग, वहाँ पे समाधि स्थल में शीशा में बंद करके, घड़ा में बंद करके, कपड़ा में बंद करके रख दिया गया है कि जब जो भी आएगा घूमने के लिए तो देखेगा सरदार उधम सिंह वही है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 21 साल बाद इंग्लैंड में जाकर लिए थे। अंग्रेज बहुत डरे हुए थे इससे, ठीक है। 2008 में जब जलियांवाला बाग हत्या वहाँ जो हुआ था, वहाँ जाइएगा तो उसके बाहर गेट में सरदार उधम सिंह की प्रतिमा बैठाया गया है। उत्तराखंड में एक राज्य यानी कि जिला का नाम है सरदार उधम सिंह। तो इस तरह एक महान क्रांतिकारी के बारे में हम लोग जाने, सरदार उधम सिंह, कि किस तरह भारत के हजारों बेगुनाह का बदला लेने के लिए कितना इंतज़ार किए और वो इंग्लैंड में जाकर अंततः उसे मार ही दिए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और क्रांतिकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।